Hello everyone, welcome to Parcham. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम 11 से 17 ऑफ फरवरी तक जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं सारी वो कवर करेंगे. वीकली करंट अफेयर का ये सेशन है. कैटेगरी वाइज सारी न्यूज़ होंगी, उनकी रिवीजन होगी. जैसे नेशनल न्यूज़ जो रही हैं इस हफ्ते में, स्टेट न्यूज़ जो रही हैं, डिफेंस कैटेगरी से, स्पोर्ट्स कैटेगरी से, डेज, वीक्स, अवार्ड सारी कवर करेंगे. और सेशन के एंड में कुछ MCQs भी विल टेक इनटू प्रैक्टिस. सेशन का PDF आपको parchamclasses.in पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. PDF बैंक जिन्होंने लिया हुआ है, बेसिकली जनवरी से दिसंबर 2024 का सब्सक्रिप्शन जो ले रखा है जिन्होंने परचम ऐप से, तो ऑटोमेटिकली हर एक सेशन के साथ साथ यहाँ पर वीडियोस PDF जो है वो डलती रहती है. तो डेली करंट अफेयर की PDF, वीकली, मंथली, ईयरली सारी PDF यहाँ अपलोड होती रहती हैं. फिर भी कोई डाउट होता है तो ये नंबर आपके पास है, कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो. टीम इज़ देयर टू हेल्प यू आउट. तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, जिसमें पहले हम देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेज और वीक्स जो इस हफ्ते रहे हैं 11 से 17 ऑफ फरवरी. फरवरी से शुरू कर रहे हैं. तो 11 ऑफ फरवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, राइट. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 11 फरवरी को ट्रिब्यूट पे किया टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय. मथुरा में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 1916 के अंदर, और ये एक फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं ऑफ भारतीय जनसंघ. उनके द्वारा लॉन्च की गई, आप ध्यान रखिए, वीकली इज पंचजन्य और डेली स्वदेश. ठीक है. 11 ऑफ फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. तो 2017 में 2017 में आयुष मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी एज यूनानी डे. किसकी बर्थ एनिवर्सरी? हकीम अजमल खान की. ठीक है. तो टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान 11 ऑफ फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे होता है. 2017 में ये हुआ डिसाइड एंड देन वी आर सेलिब्रेटिंग इट आउट. ठीक है जी. 11 ऑफ फरवरी अभी ख़त्म नहीं हुई है. ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी दिन ऑब्जर्व होते हैं. इस डेट में काफ़ी चीज़ें होती हैं. और 11 ऑफ फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. तो थीम थी विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी. सब थीम इज थिंक साइंस थिंक पीस. ये जो दिन है इट इज़ ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशंस, ताकि देखो विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सो बेसिकली स्टेम फील्ड में, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इस दिन को ऑब्जर्व करता है टू प्रमोट फुल एक्सेस, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन्स इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स. तो 11 ऑफ फरवरी को इसलिए होता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. ठीक है जी. 12 ऑफ फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व किया जाता है. ये दिन है where we mark the foundation day of National Productivity Council. तो इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है 12 फरवरी से 18 ऑफ फरवरी तक, और इस बार की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. 12 ऑफ फरवरी को और क्या होता है? 200th बर्थ एनिवर्सरी. किसकी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की. इनका जन्म 1824 में हुआ था तनकारा, गुजरात के अंदर. इनका पहले जो नाम था मूल शंकर तिवारी, और आर्य समाज के ये फाउंडर रहे हैं. ठीक है. महर्षि दयानंद सरस्वती जी. तो स्वराज का जो पहला कॉल था, मतलब स्वराज को लेके ही गेव हिज कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियन 1876 में. उनके कुछ फेमस वर्क हैं सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन, और उन्होंने स्लोगन दिया बैक टू वेदास. DAV स्कूल जो हैं 1886 में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ये उन्हीं का विजन था, स्वामी दयानंद सरस्वती का. तो DAV schools came into existence in 1886 to realize that vision of स्वामी दयानंद सरस्वती. ठीक है जी. 13 ऑफ फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे होता है, और थीम है रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग. नेशनल विमेंस डे होता है 13 ऑफ फरवरी को ही होता है. ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी. सरोजनी नायडू से बेसिकली इनके बारे में काफ़ी सवाल, स्टेटमेंट्स बेस आपके पास बन सकते हैं. तो पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कानपुर सेशन जो 1925 में हुआ, तो सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट
इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1947 में इन्हें अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये पहली महिला थी टू होल्ड द गवर्नर्स ऑफिस इन इंडिया, और इन्हें केसरी हिंद मेडल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। और साथ ही साथ इनका निकनेम अगर पूछा जाए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसका निकनेम है? सरोजनी नायडू जी का। ठीक है जी, ये हो गए आपके डेज और वीक्स। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी पे। अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी के अंदर याद रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाईकोर्ट की शपथ किसने ली है? जस्टिस एस वैद्यनाथन। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को। गवर्नर ने ओथ एडमिनिस्टर करी, गवर्नर का नाम है फागू चौहान। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाईकोर्ट, बस इतना नाम ध्यान में रखिएगा, जस्टिस एस वैद्यनाथन। अब आपके पास पूरी कुछ और भी लिस्ट है, जैसे बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जिन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड के लिए रितु बेहरी टुक दी ओथ एज द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई हैं न्यू चीफ जस्टिस। उड़ीसा हाई कोर्ट के चक्रधारी शरण सिंह और अरुण भंसाली जी को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है जी। और फिर उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट एक नेशन वाइड इनिशिएटिव सरकार का रहा है, जिसमें हम इंडियंस को एनकरेज करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में, हर रोज की जो आपकी जिंदगी आप जैसे आप जी रहे हो, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स अपनी डेली लाइफ में लेकर आए। राइट, तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें अपॉइंट किया गया है? IRS हैं वो। IRS फर्स्ट सिविल सर्वेंट हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव नाम ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सिविल सर्वेंट जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है जी। फिर ये तस्वीर ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, पिक्चर्स के थ्रू जैसे हम मेमोरीज हम बनाते हैं, फोटोज लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो बाद में वो चीज़ें याद ही तो रखते हैं हम। तो याद रखने के लिए जितना पिक्चर्स अपने सामने रखेंगे उतनी चीज़ें याद होंगी। जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जिन्हें इलेक्ट किया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI. So ICAI elected Ranjit Kumar Agarwal as their new president. ICAI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ICAI बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे एस्टैब्लिश किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के लिए वी हैव इट। इसका फॉर्मुलेशन हुआ 1949 में। ये एस्टैब्लिश हुई। जोन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। संजय कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है एज CMD in IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Who assumed the charge of CMD in IRCTC? Mr. संजय कुमार जैन। ठीक है। ऑबिचरीज पे चलते हैं। ऑबिचरीज के अंदर दिग्गज कलाकार A. रामचंद्रन जी का दिल्ली में निधन हो गया है। आपसे पूछा जाए कि A. रामचंद्रन जी किससे जुड़े हुए हैं? वाटर कलर पेंटिंग्स, कलरफुल ऑयल एंड वाटर कलर पेंटिंग से, मॉन्यूमेंटल कैनवास से ये जुड़े हुए हैं। और 2002 में ही वॉज इलेक्टेड एज फेलो ऑफ ललित कला अकादमी, और इन्हें पद्म भूषण भी दिया। 2005 में इन्होंने रिसीव किया। केरला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब ऑबिचरीज की बात कर रहे हैं, तो कैल्विन किप्टम डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। इन्होंने वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड बेसिकली बनाया। तो वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर हैं। कहाँ बनाया? शिकागो मैराथन में, अक्टूबर में ही। तो ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट रिसेंटली। ठीक है जी। उषा किरण खान, रिनॉन लिटरेचर, पद्मश्री अवॉर्डी, इनका निधन हो गया है। ग्रेट राइटर रही हैं। हिंदी मैथिली लिटरेचर के अंदर काफ़ी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हुए हैं। एक नॉवल जो मैथिली नॉवल है भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, ये इनके द्वारा नॉवल है जिसकी वजह से इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी रिसीव किया। पद्मश्री भी मिला है 2015 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2012 में। तो इनकी नॉवेल्स हिंदी में भी हैं और मैथिली लिटरेचर में भी हैं। ग्रेट राइटर रही हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद दत्ताजी गायकवाड़,
हमारे देश के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर passed away at 95. सो 95 साल की उम्र में बेसिकली इनका निधन हुआ है। तो वडोदरा में इनका जन्म हुआ 1928 में। इन्होंने अपनी क्रिकेट की जर्नी जो है 1948 में ही शुरू करी थी और अपना टेस्ट डेब्यू इन्होंने किया व्हेन इंडियन टीम टूर्ड इंग्लैंड इन 1958। इन्होंने 11 टेस्ट खेले इंडिया के लिए बिटवीन 1952 से 1961 तक में, एंड ही वाज कैप्टनिंग द नेशनल टीम इन 1959। ठीक है, व्हेन वही इंग्लैंड में जब टूर था तो। ठीक है जी, अवार्ड्स के पे चलते हैं। अवार्ड्स में क्या कुछ रहा है? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सरकार ने अनाउंस किए हैं जो डिजिटल इनोवेटर्स हैं, जेनजी है ना, यंग पॉपुलेशन, यंग लॉट जो है, तो कि वो बेसिकली ऐसा कंटेंट, देखो ऐसा कंटेंट हो जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालता हो सोसाइटी पे, है कि नहीं, तो उनको सेलिब्रेट करना, टू सेलिब्रेट दोज इंडियन डिजिटल इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जिनका एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट रहा है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन रहा है उनका टू इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। और यहाँ पर ये अवार्ड बेसिकली जो दिया जाता है, इट इज गिवन अक्रॉस 20+ कैटेगरीज। ठीक है जी, ये हो गया अपना नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। फिर उसके बाद एक और अवार्ड है KPP नाम्बियर अवार्ड। ये किसे दिया गया है? इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को। सो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरला सेक्शन कन्फर्ड दिस अवार्ड। किसको दिया है? इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को, जो कि उन्होंने एक पाइवटल रोल प्ले किया है चंद्रयान 3 में, काफी इसरो मिशंस में। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, उन ग्रुप्स को दिया जाता है इन द स्टेट, जब हम केरला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिखाया हो, जैसे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। सो ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू आर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, तो वो जो IEE का विजन है उसमें किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है। सो जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं फॉर ह्यूमैनिटी। सो उसमें इस विजन के चलते जिसने भी कंट्रीब्यूट किया, उन इंडिविजुअल्स को, उन ग्रुप्स को अवार्ड दिया जाता है। रही बात KPP नाम्बियर जी की, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं एंड ही वॉज द फाउंडर चेयर ऑफ IEEE केरला सेक्शन। इंडिया का पहला स्टेट रन इलेक्ट्रॉनिक वेंचर केल्ट्रन एंड इंडिया का पहला IT पार्क टेक्नो पार्क he established, he has been credited with establishing these, right? 2006 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला। इंडिया ने क्या जीता है? इंडिया ने जीता है 9th GovGov टेक प्राइज एट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट रही है, तो उसके बारे में भी सारी हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया ने ये जो प्राइज जीता है, इट इज फॉर इट्स AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। देख लेते हैं फिर कैसी कैटेगरी, किस प्रोजेक्ट में मिला है? आई रास्ते प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हम ये इसलिए दे रहे हैं, ये अवार्ड बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहा है द एफर्ट्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें आप रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो, वहां पर आप AI टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये जो अवार्ड है, ये एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है, UAE की गवर्नमेंट देती है। 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी फरवरी 12 से 14 फरवरी को ये हुई, दुबई के अंदर हुई, और ये अवार्ड दिया बाय शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, और जो है क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, और जिसने रिसीव किया है, ये उनकी तस्वीर है यहाँ पर, जिनका नाम है ताडू मामू। ठीक है जी। साउथ इंडियन बैंक गेट्स बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, बताइए जरा। तो बैंक का नाम ध्यान में रखना है। इस आर्टिकल को आगे पढ़ने से पहले मेरा आपके पास एक चीज है जो मुझे आपसे पूछनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक चीज आप मुझे ये बताएंगे, और MD एंड CEO का नाम क्या है? 2 चीजें बतानी है आपको। सो जब हम साउथ इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर और MD एंड CEO का नाम। तो साउथ इंडियन बैंक को ऑनर किया गया है विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट 19th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन इन मुंबई। सो बैंक की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसको रिकॉग्नाइज किया विद द टोटल ऑफ 6 प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंट किया बाय TRB शंकर, डिप्टी गवर्नर हैं RBI के।
IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ये एक एनुअल इवेंट है, हर साल होता है, 2005 से होता चला आ रहा है। और यहाँ पर उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने, देखो जब हम डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जब आप कोई चेंज लाना चाह रहे हो एंड दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अपने बिजनेसेस में आप लेकर आए बाय अडॉप्टिंग दीज मॉडर्न डिजिटल सॉल्यूशंस, राइट, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फिर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो साउथ इंडियन बैंक ने एक्सेल किया है वेरियस कैटेगरीज में। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला, बेस्ट IT रिस्क एंड मैनेजमेंट का अवार्ड मिला, तो उसमें भी जीते हैं, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। आगे चलते हैं, अगला ये है कि द कमेटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स सेटअप करी गई बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ने ये कमेटी सेटअप करी। उस कमेटी ने कुछ चेंजेस रिकमेंड करे हैं, ये न्यूज़ की हेडलाइन मैं आपको समझा ही रही हूँ इसी के थ्रू ही। तो जो चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए हैं तो वो क्या है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर, इसको रीनेम कर दिया गया है एज बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर। तो नाम इंदिरा गांधी बेसिकली ड्रॉप्ड फ्रॉम, सो इसीलिए लिखा है नेम्स ऑफ इंदिरा गांधी ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेशनल फिल्म अवार्ड, क्योंकि उसको रीनेम करके बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर कर दिया गया है। और नरगिस दत्त का नाम भी ड्रॉप किया है। तो बेसिकली पहले अवार्ड का नाम था नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन, तो अब हो गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो ये न्यूज़ है। साथ ही साथ और भी चेंजेस हुए हैं, सिर्फ ये नाम ड्रॉप नहीं हुए हैं, जैसे कैटेगरीज में जो कैश प्राइज दिए जाते थे वो भी बढ़ा दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जो 10 लाख का प्राइस होता था वो 15 लाख का कर दिया है, ठीक है। सो ये कैश प्राइज का अमाउंट भी बढ़ाया है। नेशनल न्यूज़ क्या कहती है, नेशनल न्यूज़ जो कहती है उससे पहले अगर आप कंप्लीट 2023 का करंट अफेयर ढूंढ रहे हो तो अब कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। perchamclasses.in पर, परचम ऐप पर आप ये ई बुक रेफर कर सकते हो। ई बुक है जिसमें आपके जनवरी से दिसंबर पिछले साल के सारे करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हुए हैं। सो यू कैन रेफर टू दिस एडिशन, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर आप टारगेट कर रहे हो SSC के लिए तो आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके हर एक सब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करा जा रहा है। कोई डाउट होगा तो लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी। और यहाँ पर स्टैटिक जीके जो है वो ऋचा मैम देख रही हैं, ठीक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। स्वाति पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ये पोर्टल लॉन्च किया ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, तो उसी दिन ये पोर्टल लॉन्च हुआ एट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली। इसका मकसद क्या है, इस पोर्टल पे जैसे जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन में हैं, तो एक ऐसा पोर्टल जिसमें उनको रिप्रेजेंट किया गया है, सब कुछ है बेसिकली वहाँ पर। अच्छा, कौन सी विमेन्स कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, किस किस कैटेगरी में, किस किस जगह पे वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट। तो एक स्वाति पोर्टल एक डेटाबेस है ताकि अगर कोई जेंडर गैप जैसे चैलेंजेस आ रखे हैं तो हम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। और जब आपके पास डेटा होता है ना तो आप पॉलिसीज भी आगे उस हिसाब से अच्छी बना सकते हो फिर, राइट, कि अच्छा साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी विमेन्स हैं, वो इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, कहाँ जेंडर गैप है, कहाँ विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यूजुअली क्या करते थे ना, स्टेम में सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दैट्स इट। अब एक और MB ऐड हो गया है, वो है मेडिसिन वाला, ठीक है। तो ये पोर्टल है, इसका फोकस है ऑन साइंस फॉर विमेन एंड विमेन इन साइंस। तो ये जो डेटा बेस होगा ऑफ दिस पोर्टल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा और साथ ही साथ बेसिकली जो जेंडर गैप वाले चैलेंजेस है ना वो भी एड्रेस हो जाएंगे। सो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी ने बोला है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा के जो अभी इलेक्शंस होंगे उससे पहले इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, लागू हो जाएगा। अभी बहुत हमने देखा था जब ये बिल आया था 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था तो नेशन वाइड हमने देखा कि जिस तरीके से बातें हुई पूरी। तो इस बिल ने क्या किया है, इस बिल में ये है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया है।
बेसिकली ये बिल कहता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जो अफगानिस्तान में हैं, जो बांग्लादेश में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर, मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम, तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाए इंडिया के अंदर। सो राज्यसभा में ये बिल 2019 में पास हो गया था। तो ये बिल जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो हैं उन कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देता है। मुस्लिम को इसलिए नहीं देता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, राइट। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू आ गई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन फेस किया है इन कंट्रीज में, उन्हें यहाँ सिटीजनशिप दी जाएगी। जो इंडिया में रह रहे हैं बिफोर लाइक हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2014। तो आपसे कोई आपका प्रूफ ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे। तो ये बिल ये कहता है कि इन 6 कम्युनिटीज में से कोई भी अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, बस अगर वो इंडिया में लाइक 6 साल से रह रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। और ये बिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भी अप्लाई नहीं होता, दैट आर प्रोटेक्टेड बाय इनर लाइन परमिट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इन बिल को अपोज किया था क्योंकि वो ये कह रहे थे जैसे बांग्लादेश से अगर आएंगे तो आप जो ये सिटीजनशिप दे रहे हो टू द फॉरेन रिफ्यूजीज, तो एथनिक चेंजेस हो सकते हैं, और ये उनके कुछ कंसर्न्स रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अपोज किया। अगला आर्टिकल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेट टू होस्ट क्या 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। 12th से 16th ऑफ फरवरी तक ये मीट हुई, लखनऊ में हुई, जिसमें 29 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया, सेंटर की, स्टेट्स की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के बारे में पढ़ना। 2004 में आरपीएफ एस्टैब्लिश हुई। कौन सा एक्ट है? आरपीएफ एक्ट ऑफ 1957। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या करती है? रेलवे प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करती है, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी ध्यान में रखती है, उनकी बिलोंगिंग्स। आरपीएफ के अंदर 9% रिप्रेजेंटेशन विमेन की है, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज है अमंग ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ कौन है, ठीक है? सो आई वेट फॉर योर आंसर्स, आई चेक इट आउट। अगला आर्टिकल पे चलते हैं, बहुत सिंपल है, शॉर्ट न्यूज है, वेरी इजी। संगीत नाटक अकादमी टू सेट अप दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, कहां पर वो ये पूछेंगे। सो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थापित करेगी? हैदराबाद के अंदर। संगीत नाटक अकादमी जो है एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है एंड एन एपेक्स बॉडी है इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। पहला रीजनल सेंटर है उसका। अभी तक साउथ इंडिया में द अकेडमी हैज नो प्रेजेंस, बट ये हैदराबाद के अंदर दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित होगा अब, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला आप बोल सकते हैं अपने ट्रेड और कनेक्टिविटी को और ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए और ज्यादा एनहांस करने के लिए यहां पर मैया वेस्ट बंगाल से सुल्तानगंज बांग्लादेश तक ये जो रिवर पोर्ट्स हैं, गंगा रिवर पर ये रिवर पोर्ट्स हैं, ये ओपन कर दिए गए हैं फॉर ट्रेड, राइट। सो इंडिया एंड बांग्लादेश इनिशिएटेड द फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट ऑफ वेसल्स बिटवीन मैया पोर्ट इन इंडिया एंड सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर पहला कार्गो वेसल जो कि स्टोन्स कैरी कर रहा था वो फ्लैग ऑफ हुआ। तो फिर उसके बाद पहले ट्रायल है ना, फिर उसके बाद फुल फ्लैज ये शुरू हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है मैया पोर्ट से सुल्तानगंज पोर्ट तक का 16 किलोमीटर का है, जिसमें 4.5 किलोमीटर तो अपने इंडियन मतलब जो वाटरवेज है वो इंडिया के अंदर आ जाता है, और बाकी जो 11.5 किलोमीटर है वो बांग्लादेश में चला जाता है, राइट। तो एक बार ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो ऑब्वियसली अलग अलग जो भी कम्युनिटीज हैं आप उसको अच्छे से इधर साइड दोनों देश आपस में भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रेड बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी जो है इंडिया और बांग्लादेश में वो और अच्छी हो जाएगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसका मकसद ये है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को लाइट अप करना। कैसे आप कर रहे हो? 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो हर महीने उन हाउस होल्ड्स को विच गेट सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो ऐसा होता है ना कि जो एक्स्ट्रा में बच गई तो फिर वो आगे आप कंपनी को भी बेच सकते हो, तो आपकी भी कमाई हो गई। तो ऐसा सेंटर ने लॉन्च किया है अपार इनिशिएटिव, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड।
जैसे राशन कार्ड होता है ना, तो वैसे ही लगा लो, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, एकेडमिक डेटा, आपकी डिग्री, स्कॉलरशिप, क्रेडिट्स, आपने जो कुछ भी अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस के टाइम पे कुछ सर्टिफिकेट लिए हों, तो एक आईडी हो गई, उसमें आपका ये सारा डेटा हो गया, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गई। कल को आपके पास वो आईडी है, आप किसी को भी दो, तो किसी और स्कूल में गए, है ना, शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, तो वो उससे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे उनको। सो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवील किया ये अपार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार, जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ और जो नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये इनिशिएटिव उसके साथ अलाइन करता है, जिसमें हमारा मकसद यही है, अपना जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसको रिवोल्यूशनाइज करें, है ना, बच्चों के लिए अक्रॉस द कंट्री। तो 12 डिजिट की ये आईडी होगी, हर एक बच्चे को ये दी जाएगी, ताकि एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म हो, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका जो डेटा है, डिग्री, स्कॉलरशिप, वो सारी इजीली अवेलेबल हो जाए। ऑब्वियसली ये अभी तो इंडिया में है, बट इट इज पॉइज्ड टू बिकम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, कि बाहर भी अगर ये आईडी आप दो तो सब कुछ अवेलेबल हो जाए उनको भी। एक न्यू डिजिटल पब्लिक, ऑब्वियसली इट इज एज अ न्यू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है अभी। और ये मिनिस्टर जी ने हाईलाइट किया है कि अभी तक 25 करोड़ अपार आईडीज जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है अभी के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी टू होल्ड फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट इन गुवाहाटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इज होस्टिंग दिस फ्यूचर स्किल समिट। हो चुकी 15 फरवरी को हुई, गुवाहाटी में हुई, जिसमें 1000 से ज़्यादा गेस्ट रहे हैं, इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं, अकेडमिशियंस रहे, जिन्होंने समिट को अटेंड किया। जिसमें देखो पर्पस यही है, फ्यूचर स्किल समिट, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करना, जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं। तो समिट, सभी जो इंडिया के बेस्ट माइंड्स हैं, ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, वो सब साथ में आते हैं, वो डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, हाउ यू कैन शेप द फ्यूचर ऑफ टैलेंट इन इंडिया। तो इसलिए ये समिट हुई। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग ने इनॉग्रेट किया सुफलाम स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024। फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। सो पशुपति कुमार पारस जी ने इनॉग्रेट किया। सुफलाम बेसिकली जो ये इवेंट हुआ, ये कॉन्क्लेव हुआ, इसका मकसद क्या है? जैसे वही डिस्कशन होती है वेर यू, इसका मकसद यही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और इनोवेशन कैसे लेकर आई जाए, और कोलैबोरेशंस हो, ग्रोथ और ज़्यादा हो। इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है इसकी, मार्केट साइज, रिवेन्यू जनरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 years बहुत अच्छा रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, दैट इज फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, आप 2.0 जैसे इसको प्रोनाउंस करें। तो पहले एक फार्मर प्रोटेस्ट ऑलरेडी हुआ 2020 में। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया जब सरकार 3 लॉज लेकर आई और प्रोटेस्ट चला। मैं आपको उन 3 लॉज के बारे में बता दूंगी। तो उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो फिर सरकार ने वो अपने जो 3 बिल थे, कानून थे, वो वापस ले लिए। अब ये क्यों हो रहा है यहां पर, पहले मैं आपको बता देती हूं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है, दिल्ली चलो ये मार्च जो है दिल्ली की तरफ उन्होंने करी, जिसमें उनकी डिमांड है कि लीगल गारंटी हो, एमएसपी के लिए लीगल गारंटी हो। ठीक है। तो यहां पर देखो, पहले तो 2020 में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दी जो 3 कानून रहे थे, और फिर उसके बाद 2021 में सरकार ने वापस ले लिए। और साथ ही साथ सरकार ने कहा कि वो एक पैनल सेटअप करेगी ऑफ ग्रोअर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि जो आपका प्रोड्यूस है उसके लिए सपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो भी इंश्योर करा जाए, टू इंश्योर सपोर्ट प्राइसेस फॉर ऑल द प्रोड्यूस। तो फार्मर्स ये कहते हैं, तो गवर्नमेंट इज गोइंग स्लो इन फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस। और साथ ही साथ फार्मर्स की डिमांड ये है कि
लॉ, वही मैंने बताया ना, एमएसपी के लिए लीगल गारंटी, लॉ दैट गारंटीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन। तो स्वामीनाथन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया वो मैं आपको बताऊंगी। यहां पर होता क्या है ना, देखो एमएसपी की जब हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, जैसे 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी है, लेकिन होता क्या है, राइस और व्हीट के लिए जैसे एमएसपी दे दिया सरकार ने, वो ले लिया, बाकी क्रॉप्स के लिए नहीं लिया, तो वो चाहते हैं कि एमएसपी जो है उसकी लीगल गारंटी दे, कानून हो, लिखित में हो, पूरा एक लॉ हो, राइट। और साथ ही साथ उनकी कुछ और डिमांड्स भी हैं कि आप मतलब यू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो कुछ ग्लोबल रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आप इतने से ज़्यादा एमएसपी नहीं दे सकते, तो वो बोल रहे हैं कि आपको उससे विड्रॉ करिए। और साथ ही साथ जो पहले प्रोटेस्ट हुआ, तो जिन फार्मर्स ने अपनी जान गंवाई, तो उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए, जॉब दी जाए एटलीस्ट वन फैमिली मेंबर। और साथ ही साथ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 रहा, तो उसमें जो अमेंडमेंट सरकार ने करी 2015 के अंदर, वो विड्रॉ करें, हमें वो अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए। उसके तहत मतलब वो ये बोल रहे हैं, फार्मर्स का ये कहना है कि जब हमारी ज़मीन अगर ले ली जाती है, तो यहाँ पर फार्मर्स ये कहते हैं कि जो कंपनसेशन रेट हमें दिया जाता है वो इनएडुकेट है, और एक तो हम लैंडलेस भी हो गए, ऊपर से कंपनसेशन रेट भी हमें सही नहीं मिला, तो ये फार्मर्स कह रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हों, लोन वेवर दिया जाए फार्मर्स को, कंप्लीट लोन वेवर, और मंथली पेंशन ऑफ 10,000 फॉर 58 ईयर ओल्ड फार्मर्स, फार्म लेबरर्स, तो उनको ये भी उनकी एक डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल विड्रॉल और विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, जो फार्मर्स के अगेंस्ट केसेस फाइल हुए थे ड्यूरिंग 2022 प्रोटेस्ट, वो कैंसिल हो। और साथ ही साथ दे आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट ऑनर अ प्लेज टू डबल देयर इनकम, जो उन्होंने 2016 में वादा किया था, तो ये वो चाहते हैं। स्वामीनाथन कमीशन जो है, स्वामीनाथन कमीशन वॉज अ नेशनल कमीशन। 2004 में ये कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी। उस टाइम देखो जैसे फार्मर सुसाइड बहुत हुई थी, तो यहाँ पर प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जी ने इस कमीशन को चेयर किया, और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इट शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नोन एज C2, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी पूरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है किसी क्रॉप की, अगर वो 100 रुपए है, तो एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर, 50% मोर होना चाहिए, मतलब 150 एमएसपी होना चाहिए। तो ये 50% फॉर्मूला हो गया, C2 प्लस 50% फॉर्मूला, ये स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया था, ये वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज ये है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोलैबोरेट किया है। किसके साथ किया है? बीपीसीएल के साथ किया है। किस लिए किया है? फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहां पर? एयरपोर्ट प्रीमाइसेस पे। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक MOU में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कोलैबोरेट किया है। दे हैव एंटर्ड इनटू विद बीपीसीएल टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इट्स प्रीमाइसेस टू प्रोड्यूस, पूछेंगे कितने किलोवाट ऑफ पावर? 1000 किलोवाट ऑफ पावर। अगला आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नमेंट ने रीअलाइन किया है, दे रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये लॉन्च किया, द रीअलाइंड AHIDF स्कीम। फुल फॉर्म इसकी मैंने आपको बता दी। 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी ये, और अभी इसको रीअलाइन किया है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अनदर 3 ईयर्स, 2025-26 तक, जिसका आउटले है 29,610 करोड़। इस स्कीम के अंदर होगा क्या? ये जो स्कीम है ना, जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें हेल्प करी जाए, सपोर्ट दिया जाए, लोन दिया जाए। जो अपने प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स को कंट्री में इससे फायदा होगा। तो इस रीअलाइन स्कीम के चलते जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, इट इज पेएबल अप टू 8 ईयर्स, क्रेडिट गारंटी दी जाएगी अप टू 25%, और साथ ही साथ लोन अमाउंट पे कोई सीलिंग नहीं है, जितना, ऐसा नहीं है कि इतने तक का लोन है बस। हाँ, बस ये है कि लोन अप टू 90%, जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अप टू 90% आपको लोन जो है वो दिया जाएगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के तहत। अगला आर्टिकल कहता है कि संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, डिजिटल ट्विन बोले तो
आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा बड़ा क्रिएट करने जा रहे हो, उसका अगर मैं आपको एक रेप्लिका दे दूं, फिजिकल एसेट का एक वर्चुअल रेप्लिका अगर आपके पास क्रिएट हो जाए, तो आप अच्छे से एनालिसिस, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये पर्पस है। डिजिटल ट्विन हो गया। सो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन ऑफर कर रही है बाय क्रिएटिंग वर्चुअल रेप्लिका ऑफ फिजिकल एसेट्स, अलाउइंग फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, सिमुलेशन एंड एनालिसिस। तो संगम डिजिटल ट्विन सिंबलाइजेस अ कोलैबोरेटिव लीप टुवर्ड्स, जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते हो, डिजाइन करते हो, वो और अच्छी हो जाएगी, है ना? तो उसमें ये एड ऑन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? मान लो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, मेरा मन है 1 लाख रुपए देना है, मन है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सीरियस नहीं होना है। तो यहाँ पर मेरा मन है कि मैं, मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी XYZ है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, आपको 1 लाख रुपए उस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करना चाहते हो, देना चाहते हो। कैसे दूँ? मैं जाऊँगी SBI के पास, ऐसे जाके पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए नहीं दे के आ जाऊँगी, SBI के पास जाऊँगी। SBI के पास ही जा सकते हैं सिर्फ? हाँ, ध्यान में रखना, एक बात इंपॉर्टेंट है। आप SBI के पास जाओगे, SBI के ब्रांच में जाओगे, आप उन्हें बोलोगे कि मतलब मुझे वो फंडिंग देनी है, मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है। SBI आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी, बॉन्ड, एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, आप वो लेके चले जाओ पार्टी के पास और आपने उनको बेसिकली जो आपकी डोनेशन थी वो आपने दे दी। ठीक है जी। यहाँ पर जो आपका नाम है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं बताया जाएगा। तो अब कितना पैसा, क्या नाम, वो कुछ भी नहीं शेयर होगा, राइट? यही दिक्कत है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को वॉयलेट करती है, क्योंकि आपके पास है राइट टू इंफॉर्मेशन। और यहां ये जो स्कीम है, क्योंकि इसका ये एनोनिमस नेचर है जो कि वॉयलेट कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड इट इज अफेक्टिंग फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के चलते ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये एनोनिमस नेचर है, कुछ भी रिवील नहीं हो रहा है। तो यहां पर ना ये स्कीम जो है 2018 में लॉन्च करी गई थी। सेंटर ने इस स्कीम के चलते, मतलब टू ब्रिंग दैट स्कीम, 2 अमेंडमेंट्स किए थे, made multiple amendments through 2 finance acts, Finance Act 2017 और Finance Act 2016. Amendments to the law which allowed the companies कि आप unlimited financial contribution दे सकते हो to the political parties, even अगर कोई कंपनी लॉस में भी चल रही है ना, वो भी दे सकती है। ठीक है जी। अंडर द कवर ऑफ एब्सोल्यूट एनोनिमिटी, डिक्लेयर्ड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये आर्बिट्रेरी है, ये होता है ना उलूल जुलूल, कि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो यहाँ पर बेंच ने SBI को सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब इशू नहीं होंगे, इमीडिएटली स्टॉप इट, और साथ ही साथ स्टॉप इट्स इशुएंस, और साथ ही साथ जो 2019 से जो भी डिटेल्स हैं, कितनी डोनेशन गई है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उनकी डिटेल्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को गई है वो आप दीजिए, राइट? विच रिसीव द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको देना है बाय 6 मार्च 2024। और इलेक्शन कमीशन को बोला है कि भैया आपने क्या करना है, आपने वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल है पब्लिश करनी है वेबसाइट पे। 13 मार्च 2024 तक का टाइम आपके पास है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अच्छा होता क्या है ना, मैंने आपको पूरा फंडा समझाया, वो 1 लाख रुपए वाला है कि नहीं। बैंक के पास गए, अब आपने वो पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दिया, अब ना वो पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको 15 दिन के अंदर उसको एनकैश कराना है, नहीं तो फिर वो नहीं माना जाएगा। 15 दिन का टाइम है आपके पास। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर अभी एनकैश नहीं हुए हैं बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो इट शुड बी रिटर्न, इलेक्टोरल बॉन्ड स्टिल नॉट एनकैश बाय पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रिटर्न टू द बैंक, जो कि फिर आप जिसने भी परचेज किया आप उसको रिफंड कर दीजिए उसका अमाउंट। ठीक है, तो ये बात है जो इनकैश नहीं हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम समझ आ गई पूरी। 2018 में ये आई। इस स्कीम का मकसद क्या है, जिसके चलते कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली डोनेट कर सकती थी। और एक चीज और, यहाँ पे SBI इज द ऑथोराइज्ड इशूअर, ये मैंने आपको बताया, सिर्फ SBI, यस। और ये जो बॉन्ड, जो डिनोमिनेशन थी ना, मतलब आप उसको ऐसे इशू कर सकते थे बॉन्ड्स को, जैसे 1000 हो गया, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो इन डिनोमिनेशंस में इशू हो सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, अब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है।
नेशनल न्यूज कंप्लीट। स्टेट क्या कहती है? स्टेट में हरियाणा में चलते हैं पहले। हरियाणा पुलिस जो है इज फर्स्ट फोर्स टू यूज ड्रोन्स फॉर टीयर गैस। तो हरियाणा पुलिस ने जो टीयर गैस शेल्स जो ड्रॉप किए, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें, उन्होंने यूज किया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का। जो ड्रोन्स यूज करे दैट इज मेड बाय, ध्यान में रखिएगा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है करनाल की, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। आगे चलते हैं, हरियाणा की ही न्यूज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किए हैं टू द नेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ है 9,750 करोड़ इन रेवाड़ी हरियाणा। नींव रखी गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रिवाड़ी हरियाणा के अंदर, और ये 22nd एम्स होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया है कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत थीम्ड ज्योतिसर अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर। जैसे आप वहाँ जाएंगे तो जो महाभारत के रिगार्डिंग जो भी महाभारत बेस्ड थीम है ना, तो वहाँ पर आपको 3D में तरीके से एक एक्सपीरियंस वहाँ करवाया जाएगा। ठीक है जी। हरियाणा ने और भी किया है क्या? हरियाणा ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है वन मित्रा। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने वन मित्रा स्कीम लॉन्च करी है एंड इट्स पोर्टल टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो, नॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर ट्री प्लांटिंग को और ज्यादा बढ़ावा दें, इसी के चलते ये स्कीम लॉन्च करी है, जिसके अंदर जैसे किसी ने भी ट्री प्लांट किया, फिर उसके बाद उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है। होता है ना कि वो पौधा फले फूले बड़ा हो, तो वहां पर अगर ना ये इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, आपको प्लांट की मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने प्लांट की मेंटेनेंस करी, फोटो डाली, आपको इंसेंटिव मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹1.80 लाख वो रजिस्टर कर सकते हैं टू बिकम वन मित्रास। हर एक वन मित्रा को एक इंसेंटिव दे विल रिसीव बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। और वो कितने मैक्सिमम कितने प्लांट्स कर सकते हैं? सैपलिंग्स, 1000 सैपलिंग्स दे कैन प्लांट। एज भी है, 18 से 60 का एज क्राइटेरिया है अगर यू वांट टू बिकम अ वन मित्रा। एंड वन मित्रा जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड्स को चूज कर सकते हैं फॉर ट्री प्लांटिंग, जैसे उनका विलेज, टाउन, सिटी, तो वो चूज कर सकते हैं। हरियाणा हो गया, थोड़ा उड़ीसा घूमते हैं। उड़ीसा ने डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, यहाँ पर रिचनेस होगी और कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जो सिर्फ वहीं पाई जाती होंगी, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके बारे में मैं और आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की लोकेशन और सब बातें बता देती हूँ। 350 हेक्टेयर फॉरेस्ट है। धोंड्राकोल रिजर्व फॉरेस्ट ये लोकेटेड है वहां पर, विच इज अ पार्ट ऑफ जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन। गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल है उसके पास में ये पड़ता है। बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्लोरा फना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोकल कम्युनिटी वहाँ की इनको वर्शिप भी करती है, ट्रेडिशनली वर्शिप द ग्रूव्स इन द फॉरेस्ट। और जैसे कि बात करें, गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल है, द लाइमस्टोन केव्स ऑफ गुप्तेश्वर, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे 8 स्पीशीज हैं बैट्स की, राइट। जैसे मैं बात कर रही थी, बहुत ज्यादा आपको स्पीशीज की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, मतलब 3 और होंगी। अगर आप उड़ीसा का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मंडसरू इन कंडमल डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगिरी गजपति डिस्ट्रिक्ट और गंधमर्दन इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये बाकी 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सेक्शन 37 जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। सेक्शन 37 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के हिसाब से कौन डेजिग्नेट करेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है? वहां की ही स्टेट गवर्नमेंट, राइट, इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज। अब वो कोई टेरेस्ट्रियल एरिया भी हो सकता है, कोस्टल भी हो सकता है, इनलैंड वाटर, मेराइन एरियाज, जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी हो। सॉर्टेड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्किम इंस्पायर्स वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द स्टेट। सिक्किम इंस्पायर्स की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। तो ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस है इसमें, तो वर्ल्ड बैंक भी है। इन्होंने लॉन्च किया 15 फरवरी को गैंगटॉक के अंदर। और फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनरशिप है, एक तरफ वर्ल्ड बैंक, एक तरफ सिक्किम की सरकार, जिसमें आप चाहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन। और समझे इसको, इंस्पायर्स। ये जो प्रोग्राम है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन की बात कर रहा है, ये कह रहा है जो विमेन्स हैं,
जो यूथ है उसको आप अच्छी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स हो, ये प्रोग्राम का फोकस है। तो ये जो इनिशिएटिव है इट विल एंगेज 9 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 5 years, ताकि यू क्रिएट एन इकोसिस्टम ना जो कि इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी की तरफ लेकर जाए, कोलैबोरेशंस हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो अलग अलग सेक्टर्स में। ये मुद्दा है। असम की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है काजी नीमू स्टेट फ्रूट उनका, तो ये थोड़ा सा लेमन की तरह दिख रहा है। हाँ, तो असम की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है काजी नीमू सिट्रस लेमन है एज द स्टेट फ्रूट। इसे जीआई टैग भी मिला था 2019 के अंदर। एरोमेटिक नेचर है, वहाँ के क्यूजीन में बहुत यूज़ होता है, जूसी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। तो असम की गवर्नमेंट है जिन्होंने डिक्लेयर किया काजी नीमू स्टेट फ्रूट को, उसको राज्य फल घोषित कर दिया है। सोनम लोसार सेलिब्रेटेड इन नेपाल। सोनम लोसार जो फेस्टिवल है नेपाल में इट इज सेलिब्रेटेड बाय द तमांग एंड ह्योल्मो कम्युनिटीज, और साथ ही साथ सिक्किम में भी और दार्जिलिंग के कुछ रीजन्स ऑफ इंडिया, बेसिकली जो सिक्किम पड़ता है, जो दार्जिलिंग रीजन्स है इंडिया की, वहां पर भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज न्यू ईयर्स डे। तो ये जो पड़ता है इट फॉल्स ऑन सेकेंड न्यू मून आफ्टर द विंटर सोलिस्टिस, जो कि माघ शुक्ल प्रतिपद जो है विच इज यूजुअली दिस माघ शुक्ल प्रतिपद ऑन द ईस्टर्न लूनर कैलेंडर। नेपाल के अंदर जो अभी ना आप टाइगर ईयर में एंटर कर गए, जैसे पिछले साल वाला जो था वो काउ ईयर था, अब यू आर एंटरिंग इनटू टाइगर ईयर, तो ऐसे बोलते हैं उसको। सो नाउ यू आर एंटरिंग इनटू टाइगर ईयर नेपाल का हिसाब से। ताज महोत्सव 2024 हर साल होता है, आगरा के अंदर होता है, 1992 से होता आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म्स, इट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म्स एनुअल इवेंट कैलेंडर। 10 दिन का कल्चरल फेस्टिवल होता है। 17 फरवरी से 27 फरवरी तक अभी ये होगा। कहाँ होगा? शिल्पग्राम, ताजमहल के पास, नियर द ताजमहल ईस्टर्न गेट इन आगरा, उत्तर प्रदेश में। थीम है संस्कृति एंड समृद्धि, जिसके अंदर अक्रॉस इंडिया ट्राइबल क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल आर्ट्स, इंडिजीनियस क्यूजीन्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये सब यहाँ पर शोकेस होता है। ठीक है, ताज महोत्सव। यूपी में यूपी की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, अब इसके तहत जो ग्रांट 15,000 का था उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया है। उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है जिसमें जो ग्रांट 6 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता था, 15,000 से 25,000 उसको कर दिया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और ये 1 अप्रैल से ये जो इंक्रीज हुआ है ना ग्रांट, इट विल बी इफेक्टिव। तो द अमाउंट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम बर्थ ऑफ डॉटर्स अप टू द एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। वुमेन्स वेलफेयर के लिए है, ताकि फीमेल फोर्टिसाइड को रोकें, इरेडिकेट करें, चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया जाए, बच्ची पढ़े, जेंडर इक्वालिटी हो, गर्ल्स की एडुकेशन और उनकी हेल्थ में और ज़्यादा एनहांसमेंट हो। केरला, इसमें से 4 ऑप्शंस आएंगे। टीबी एलिमिनेशन एक्टिविटीज़ के चलते, जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज़ उनकी बेस्ट रही हैं, उसके चलते कौन सी स्टेट को अवार्ड दिया है? केरला ने ये अवार्ड रिसीव किया है। केरला रिसीव्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटी। ठीक है, जो भी उन्होंने स्टेट ने एफर्ट्स दिखाए हैं टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल टू कोऑर्डिनेट द नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन द प्राइवेट सेक्टर। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑफ टीबी पेशेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑन द निक्षय पोर्टल केरला ने रिकॉर्ड किए। और यहाँ पर केरला हैज बीन एंगेजिंग विद द प्राइवेट सेक्टर विद द एम कि आपने को टीबी एलिमिनेट करना है बाय 2025। निक्षय पोषण योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये स्कीम लेकर आई 2018 में, जिसके चलते होगा क्या, जो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें 500 रुपये हर महीने थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट्स में चले जाएंगे, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सके। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि अपने को टीबी एलिमिनेट करना है बाय 2025। ये इंडिया का टारगेट है। कोई ग्लोबल टारगेट भी है क्या? है तो बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर देखना जरूर। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना बैक्टीरियम से कॉज होता है। नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लंग्स को इफेक्ट करता है, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अगर हो जाए, पर्सन टू पर्सन जैसे कफिंग के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इंटरनेशनल न्यूज क्या कहती है? इंटरनेशनल न्यूज ये कहती है फिनलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एलेक्जेंडर स्टब ने जीत गए हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और अब वो बन गए हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट।
तस्वीर देख लीजिए, अलेक्जेंडर स्टब। कहीं कहेंगे तस्वीर नहीं दिखाई, 1 मिनट रुके, नहीं तो रुक भी गई हूँ, तस्वीर भी दिखा दी है, फिनलैंड है और ये तस्वीर है इनकी, अलेक्जेंडर स्टब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। हाँ जी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, इंडिया, तुर्की, कतर हैज बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई के अंदर हुई 12 से 14 ऑफ फरवरी। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम थी और इसके चलते सभी सरकारें यहाँ पर, मतलब देखो आगे जो भी फ्यूचर चैलेंजेस हैं, आप चाहते हो ना कि उनका इनोवेटिव सोल्यूशन हो, तो आइए बातें करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें, डिस्कशन ओवर इट। तो ये मकसद है इसका। दुबई ने क्या किया, वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी दुबई में बनेगी। नाम क्या होगा, जॉबी एविएशन S4। इनोवेटिव एयरक्राफ्ट है, कंफर्टेबली अकोमोडेट करेगा, 4 पैसेंजर्स होंगे, उड़ के जाइए, ठीक है। एयर टैक्सी नेटवर्क जो है, इट विल कमेंस इट्स ऑपरेशन इन 2026। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की विजिट हुई यूएई के अंदर, तो बायलिटरल मीटिंग्स हुई विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान के साथ। कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छे टाइज है हमारे यूएई के साथ। आप पॉलिटिकल रिलेशंस देखो, इकोनॉमिक रिलेशंस देखो, आप साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सो वी हैव गुड टाइज विद यूएई, ठीक है। तो यूपीआई रुपे कार्ड जयवान लॉन्च किया इन अबू धाबी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर भी इंडिया ने एज अ स्टेटस ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, इंडिया होल्ड दैट स्टेटस, पार्टिसिपेट किया फिर अलॉन्ग साइड तुर्की एंड कतर, अभी मैंने बताया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वाइस प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर रूलर ऑफ दुबई, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्हें भी मिले। इनॉग्रेट किया मंदिर, BAPS मंदिर। सवाल बनेगा यहाँ से, इस मंदिर के बारे में अलग से पूरी चर्चा करेंगे अगले आर्टिकल में। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, BAPS मंदिर, फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल आबू धाबी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे उसको। और उन्होंने ऐलान मोदी इवेंट आबू धाबी में हुआ जिसमें 40,000 इंडियन एक्सपेट्रिएट्स थे, उनको भी एड्रेस किया। यूएई, अच्छा ये तो हो गया आर्टिकल कंप्लीट, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यूएई टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है फैल्कन फाउंडेशन। ये ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है, $300 मिलियन का ये इनिशिएटिव है एंड द लॉन्च took place at World Government Summit 2024. It is dedicated to advancing open source generative AI models. जिसकी मैं बात करूंगी ना वो है ये जेबल अली, दिख रहा है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इस पोर्ट की। फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ भारत मार्ट इन जेबल अली दुबई। सो दुबई के जेबल अली में भारत मार्ट की नींव, फाउंडेशन स्टोन रखी गई। अब भारत मार्ट लगा लो, जैसे आप का लॉजिस्टिक्स है वो वहाँ अगर आप रखेंगे तो एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आपको मिल गया ना, जहाँ पर आप आपके जो इंटरनेशनल बायर्स हैं आगे आप कनेक्ट भी कर सकते हो, अपना माल आगे बेच सकते हो। तो गल्फ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरेशिया से भी आप कनेक्ट कर लिए। सो भारत मार्ट जो है आपका जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया यूएई के साथ, उसको और ज़्यादा अच्छा करेगा, और ज़्यादा बढ़ावा देगा। स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है ये, आपके लॉजिस्टिक्स को भी इट विल स्ट्रेंथन इन लॉजिस्टिक्स। भारत मार्ट का पोटेंशियल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा इंडिया का, उसको प्रमोट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा बाय प्रोवाइडिंग देम विद इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप यहाँ से फिर आगे यू कैन रीच आउट टू द अदर इंटरनेशनल बायर्स ऑल्सो, राइट। सो भारत मार्ट इन जेबल अली दुबई। मंदिर की बात करी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट हिंदू टेम्पल, कहाँ पर, आबू धाबी में। BAPS जो है बुचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, लार्जेस्ट है इन द रीजन। 1 मार्च को ये टेम्पल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ये जो BAPS का जो नेटवर्क है ना, इट इज़ ऑफ अराउंड 1550 टेम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्षरधाम टेम्पल भी इसमें आता है, न्यू दिल्ली वाला, गांधीनगर का, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है नगर स्टाइल के अंदर बिल्ड है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान का पिंक सैंडस्टोन यूज़ किया है। इनका जो इंटीरियर है इटालियन मार्बल यूज़ किया है। यहाँ पर 7 शिखर हैं इसके, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई। हार्मनी वर्ल्ड को यहाँ पर कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, 30। कोई भी फेरस मेटल का यूज़ नहीं किया है, राइट, इस पर्टिकुलर टेम्पल में। ये हो गया आपका टेम्पल की पूरी इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, थोड़ा सऊदी अरेबिया भी घूम लेते हैं, पास में ही लगता है। तो सऊदी अरेबिया टू लॉन्च ड्रीम ऑफ डेजर्ट,
लग्जरी ट्रेन है ये। शेड्यूल टू लॉन्च इन लेट 2025। तो 1300 किलोमीटर की ये जर्नी, जिसमें इट विल कनेक्ट रियाद, द कैपिटल सिटी है, टू क्रायत, जो कि विच इज़ नियर टू द बॉर्डर विद जॉर्डन, उसको कनेक्ट करेगी। और काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, काफ़ी सुंदर सुंदर डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आर्कोलॉजिकल साइट्स भी रास्ते में आएंगी, तो बहुत अच्छा सफ़र रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर जो जीते हैं उसमें उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है जी, तो प्रबोवो सुबियांतो emerges victorious in Indonesia's presidential race। अगली न्यूज ये कहती है कि ग्रीस ने लीगलाइज कर दी है सेम सेक्स मैरिज। एक बहुत ही लैंडमार्क चेंज है, क्योंकि पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है जिसने अलाउ किया है। 2001 में नीदरलैंड ने भी वो पहली कंट्री बनी टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, बट पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री जिसने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज वो है ग्रीस। इंडिया चेयर 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब किसने चेयर किया, ये सारी बात भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो यहां पर इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, रुचिरा कंबोज, जिन्होंने चेयर किया है। ये 62nd सेशन है ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो ये पूरी जो सेशन 5th ऑफ फरवरी से 15th ऑफ फरवरी तक ये चला, इंडिया ने इसको चेयर किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज चेयर द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट सिंस 1975 में हमने पहले चेयर किया था। तो जो सेशन जो है वो फोकस कर रहा है कि सोशल डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उस पर इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये है 62nd सेशन जो इंडिया ने चेयर किया है। 63rd सेशन जो है वो पोलैंड विल प्रिसाइड ओवर दैट, राइट, 2025 के अंदर। थीम है fostering social development and social justice through social policies to accelerate progress on the implementation of 2030 agenda for sustainable development and to achieve the overarching goal of poverty eradication। थीम काफ़ी बड़ी है, बट पर्पस यही है कि किस तरीके से आप जो सोशल इश्यूज हैं उन पे आप यू टॉक अबाउट, एंड साथ ही साथ कैसे उन सोशल डेवलपमेंट इश्यूज पे देश सब मिलकर कॉपरेट कर सकते हैं, कैसे उन पॉवर्टी जो इसको हम इरेडिकेट करना चाहते हैं तो उसमें और आगे क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस कैसे लेकर आए, जो चल रहा है उसमें कैसे और ज़्यादा प्रोग्रेस करें थ्रू सोशल पॉलिसीज, हाउ वी कैन एक्सिलरेट दैट प्रोग्रेस। ये जो कमीशन है ये एक फंक्शनल बॉडी है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको बोलते हैं क्या, इकोसॉक। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोसॉक। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 कहाँ हुआ, काठमांडू के अंदर होगा। 15 अभी मतलब इट इज रनिंग 15 to 19th ऑफ फरवरी। 5 days WSF 2024 वर्ल्ड सोशल फोरम। टाइटल है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001 WSF ऑफर्स एक यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पर आप जो सोशल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी, इंडिजीनियस पीपल के जो राइट्स हैं, तो इन सब ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कशन होती है, कैसे हम यू कैन कम अप विद फर्दर सॉल्यूशंस। तो मोर देन 1252 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 92 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट हेयर इन पर्सन और साथ में वर्चुअली भी। स्पोर्ट्स कैटेगरी कहती है कि ऑस्ट्रेलिया जीता है अंडर 19 मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। आपने इंडिया को बीट किया बाय 79 रन्स, और ये हुआ कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। नाम ध्यान में रखना है, नाम है पथुन निसांका, बन गए हैं पहले श्रीलंकन टू स्मैश ODI डबल सेंचुरी, राइट। तो यहां पर it was against Afghanistan. He also became the player who now has the highest individual score in Sri Lanka's ODI history. Basically, इन्होंने सनंत जयसूर्या जिन्होंने 2000 में 189 स्कोर किया था, उनको भी अब सरपास कर दिया है, और पथुम निसांका बन गए हैं वो पहले श्रीलंकन टू हैव दिस वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी, राइट। सेकेंड इंडियन टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स, नाम है उनका रविचंद्रन अश्विन। तो सेकेंड इंडियन है, तो पहले कौन थे, अनिल कुंबले। ठीक है, सो सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बिकम सेकेंड इंडियन बॉलर आफ्टर अनिल कुंबले टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स। कहां पर, ड्यूरिंग द थर्ड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन
राजकोट। ठीक है, नाम बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो ये बोलेंगे इसमें से वो सेकंड इंडियन कौन है हु टेक 500 टेस्ट विकेट्स, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। इतिहाद एयरवेज बन गया है प्रिंसिपल स्पॉन्सर किसका, चेन्नई सुपर किंग्स का। आबू धाबी में हेडक्वार्टर है इसका, और इन्होंने कैटरीना कैफ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी साइन किया था। ठीक है जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे जिन्होंने हैंडओवर किया है दिस ओलंपियाड टॉर्च, चेस ओलंपियाड टॉर्च टू बुदापेस्ट। तो अगला जो चेस ओलंपियाड होगा कहाँ होगा, 45th एडिशन बुदापेस्ट हंगरी के अंदर। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसको अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDI के प्रेसिडेंट आर्केडी डोवरिकोविक, तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है ये चेस ओलंपियाड टॉर्च टू बुदापेस्ट हंगरी। 44 ये तो 45th एडिशन होगा चेस ओलंपियाड का जो बुदापेस्ट हंगरी में होगा। 44th एडिशन जो है वो चेन्नई के अंदर हुआ था 2022 में। इंडियन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी बैंड फॉर 12 years फॉर डोपिंग, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, डोपिंग के लिए डोपिंग के चलते इन्हें अब 12 साल तक इन्हें बैन कर दिया गया है, ये अब आगे खेल नहीं सकती हैं। ठीक है जी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ऑनर्स नीरज चोपड़ा विद प्लैक एट यंगफ्रॉस आइस पैलेस। तो इंडिया ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जैवलिन थ्रोअर कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्हें ऑनर किया गया है विद दिस प्लैक। आप ये देख सकते हो एट द फेमस आइस पैलेस एट यंगफ्रॉकॉच नोन एज टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड। चलिए साइंस एंड टेक की न्यूज़ देखते हैं। साइंस एंड टेक के अंदर पहला ये है कि साइंटिस्ट एट CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु, उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट किया है किसका, they have tested high altitude pseudo satellite, so they have tested an unmanned aerial vehicle that is called high altitude pseudo satellite HAPS। तो इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। HAPS मतलब ड्रोन्स की तरह है ये, बट क्या अलग बात क्या है कि ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर दे विल फ्लाई, राइट। मतलब अबव जहां पर कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई करते हैं उससे भी ऊपर। सो दे कैन बी पावर्ड एनफ बाय सोलर सेल्स और बैटरी सिस्टम से 20 किलोमीटर हाई तक ये फ्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन फ्लोट फॉर मंथ्स। तो यहाँ पर अगर मैं ये कह रही हूँ फुली वर्किंग HPS, इसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं सर्विलियंस के लिए और साथ ही साथ बीमिंग 5G वेव्स, तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। They can double up as towers in the sky, pseudo satellite, they have more flexibility than satellites। So basically ये अलग अलग नाम है जिसकी वजह से जाना जा रहा है, तो HAPS। ठीक है जी। Moving ahead, first reported person to die of recently discovered Alaska pox virus। Alaska pox virus 2015 में अलास्का में डिस्कवर हुआ था, लेकिन अभी ये खबर ये आ रही है कि हाल ही में पहला पर्सन टू डाई बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो ये जो वायरस है इट इज फाउंड इन स्मॉल मैमल्स, बट जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, दे में कैरी दिस वायरस। तो ये रिसर्चर्स कह रहे हैं दैट इट मे बी अ जूनोटिक वन, मतलब ये एनिमल्स से ह्यूमंस में आ सकता है। और सिम्टम्स में आपको मसल पेन, लिम्फ नोड्स और स्वॉलन लिम्फ नोड्स, रैशेस, ये सब देखने को मिलेंगे एज सिम्टम्स। US moon lander launched 52 years after last Apollo lunar mission। Apollo lunar mission जो US का रहा है 52 years के बाद US moon lander launched। तो यहाँ पर the company's Nova Sea lander, नाम ध्यान में रखिएगा, Odysseus। So they lifted off and SpaceX Falcon 9, बेसिकली SpaceX Falcon 9 जो है उसके थ्रू ये बेसिकली लॉन्च किया गया है। SpaceX launched this Elon Musk की, so they launched this US private moon lander from NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral। ये जो मिशन है ये पहला प्राइवेटली ओन्ड मिशन है। बेसिकली इट इज बिल्ड बाय हॉस्टन बेस्ड एरोस्पेस कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओडिसिस जो है इट इज शेड्यूल टू लैंड ऑन 22 फरवरी, कहां पर, एट मेलापर्ट ए क्रेटर, मून के साउथ पोल के पास। अगर ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है ऑन द मून तो ये पहला प्राइवेट लेड मिशन होगा टू अचीव दिस। ठीक है जी। आगे चलते हैं। कार्टोसैट 2 एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट इसरो की, अब इसे अलविदा कह दिया गया है। इसरो की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट थी कार्टोसैट 2 हैज डिसेंडेड इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर
14th ऑफ फरवरी को 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेट कर रही थी इन अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट 635 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। अंटिल 2019 इट प्रोवाइडेड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फॉर अर्बन प्लानिंग। ठीक है जी। इंडिया और नेपाल ने एक पैक्ट साइन किया है जहां पर यू आर लिंकिंग यूपीआई एंड एनपीआई, दोनों देश अपने अपने क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेस के लिए यूपीआई और एनपीआई की लिंकेज हो गई है। आरबीआई एंड नेपाल राष्ट्र बैंक देयर एनआरबी, उन्होंने दे हैव एक्सचेंज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके चलते क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज जो हैं दोनों देशों के बीच में वो ज़्यादा इंस्टेंट हो जाएंगी, लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर होगी दोनों देशों के बीच में, ताकि बेसिकली फास्ट पेमेंट सिस्टम और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। इंडेक्स और रैंकिंग की न्यूज़ में ये कहती है न्यूज़ कि फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 के हिसाब से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की रैंक जो है फर्स्ट इन इंडिया एंड 31st ग्लोबली। तो यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैज़ बिन रैंक फर्स्ट इंडिया के अंदर, ग्लोबली 31st रैंकिंग है। तो यहाँ पर ये जो बेस्ट बी स्कूल है इंडिया के अंदर, इसकी ग्लोबल रैंकिंग जो थी 2023 में वो 39 थी। ठीक है, अब 31 हो गई है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। एशिया लेवल पे अगर देखेंगे तो रैंकिंग बढ़ी है, पहले 6th था, अभी 5th हो गया है। ठीक है जी। साथ ही साथ अब जब मैं बात कर रही हूँ ग्लोबल एमबीए रैंकिंग की, तो टॉप 3 बिजनेस स्कूल कौन से हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इनसीड एंड कोलंबिया बिजनेस स्कूल्स, ये टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स हैं ग्लोबली। जापान जो है स्लिप्स टू वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहाँ पर बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हैं रिसेशन और जैपनीज येन जो है वो कमज़ोर हो गया है। इट इज़ अ वेरी की फैक्टर। डॉलर टर्म्स में आप जीडीपी कंपेयर करते हो ना, जीडीपी ही होता है सब कुछ, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, वहाँ पर प्रोडक्शन कैसी हो रही है, ऑब्वियसली फिर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, खर्चा होता है, डिमांड सप्लाई, तो वो चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन जापान्स इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है बिजनेस स्पेंडिंग में, इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसके चलते डेटा रिलीज हुआ एंड जापान की इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। अब जापान 4th लार्जेस्ट पे आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं। देयर इज डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी भी इट इज लैगिंग, कॉम्पिटिटिवनेस भी, जिसके ये ओवरऑल सारे रीजंस हैं मिला जुला के, जिसकी वजह से जापान स्लिप्स टू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में। 2023 बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडियाज 500 लिस्ट, एक्सिस बैंक्स बर्गंडी प्राइवेट और ह्यूरन इंडिया रिलीज 3rd एडिशन ऑफ, मतलब 500 मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट है, जिसके अंदर मतलब यहाँ पर ना टू क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट कंपनी की मिनिमम वैल्यू जो है दैट शुड बी ऑफ ₹6700 करोड़। तो बिग 3 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर TCS और फिर HDFC बैंक। तो ये देखा गया है 437 कंपनीज जो हैं इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, उनमें विमेन रिप्रेजेंटेशन है ऑन देयर बोर्ड्स। 26% ऑफ द कंपनीज जो हैं इस लिस्ट के अंदर वो अनलिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। डिफेंस कैटेगरी क्या कहती है? डिफेंस कैटेगरी के अंदर ये है सिंगापुर एयर शो 2024 में, जो कि शेड्यूल हुआ है 20 फरवरी से 25 फरवरी तक, बाईएनुअल ये होता है, बाईएनुअल, तो छांगी एग्जीबिशन सेंटर पे होगा। इंडियन एयरफोर्स सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम विल बी पार्टिसिपेटिंग, सो अ टीम ऑफ 71 personnel ऑफ इंडियन एयरफोर्स सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम लैंडेड एट पाया लेबार एयरबेस ऑफ सिंगापुर। तो यहां पर टीम है सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ये टीम शोकेस करेगी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को। ठीक है जी, सारंग का मतलब होता है पीकॉक। रही बात इस टीम की, 2003 में ये बनी थी एंड इसने अपना पहला इंटरनेशनल पब्लिक परफॉर्मेंस 2004 में दिया था। कहां पर? एशियन एरोस्पेस शो सिंगापुर। ध्रुव हेलीकॉप्टर डिजाइन कंसीव्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इकोनॉमी की न्यूज क्या कहती है? इकोनॉमी की न्यूज ये कहती है कि श्रीलंका और मॉरिशियस लॉन्च ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस। तो इंडियंस जो श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हैं वो अब पे कर सकते हैं विद यूपीआई बाय स्कैनिंग दी लंका QR कोड एंड रुपे कार्ड इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन मॉरिशियस एज वेल। ठीक है, पेटीएम
ई कॉमर्स रीब्रांड्स इटसेल्फ, तो रीब्रांड कर लिया है तो नाम चेंज करके क्या किया है, पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने एक्वायर कर लिया है स्टार्टअप को जिसका नाम है बिटसिला, अ सेलर प्लेटफॉर्म ऑन ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ का नाम विजय शेखर शर्मा। एम्स ने और एसबीआई ने मिलके, मतलब एम्स और एसबीआई साथ में आ गए हैं, एम्स दिल्ली और एसबीआई लॉन्च स्मार्ट पेमेंट कार्ड, ताकि हैसल फ्री पेमेंट्स हो, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है ये, ताकि उनके ट्रीटमेंट जो है वो हैसल फ्री हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाएगा टू ऑल द पेशेंट्स, कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जब भी कोई पेशेंट, मतलब ऑल द पेशेंट्स अपॉन एडमिशन दे विल बी इशूड दिस स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो ये जो कार्ड होगा, इसको पेशेंट का जो यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी है, दैट इज इशूड, जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के चलते ये इशू होती है ना आईडी, उसके साथ ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। सो अभी तो ये दिल्ली में है, बाकी बाद में ये जो कार्ड सर्विस, जो सर्विसेज हैं इस कार्ड की, वो जितने भी एम्स हैं कंट्री में फिर सब में एक्सटेंड हो जाएगी, अभी दिल्ली में है सिर्फ। खत्म कैटेगरी वाइज न्यूज, अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चंस पे। फर्स्ट सिविल सर्वेंट जिन्हें अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। गवर्नमेंट विल ग्रांट इंडियन नेशनैलिटी टू परसिक्यूटेड मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, नो, नॉन मुस्लिम, वन गलत। सेकंड कहती है ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2016 में इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही है, तो सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द J1 कार्ड इज बेस्ड ऑन विच डिजिटल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्टैक, रुपए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उस लग्जरी ट्रेन का नाम बताओ जो सऊदी अरेबिया इज सेट टू लॉन्च इन 2025, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन द फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024, ग्लोबल रैंकिंग पूछी है 31st, अभी पढ़ा था ये तो हमने। व्हाट प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया विन द 19th GOV टेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, रास्ते, ऑप्शन ए। Which city will host 45th edition of Chess Olympiad, अभी हमने देखा था बुदापेस्ट, हंगरी। कजी नेमू को डिक्लेयर किया गया है स्ट्रेट फूड, कौन सी स्टेट का, आसाम का, ऑप्शन डी। कौन सा टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है दैट सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम विल बी यूजिंग फॉर देयर एरोबेटिक मैन्यूवर्स एट सिंगापुर एयर शो 2024, ध्रुव, बी। कौन सी साइट है जिसे रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, नो, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, यस। अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड द रोल ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संजय कुमार जैन। विच रिवर सर्व्स एज trade route connecting Maya in West Bengal and Sultanganj in Bangladesh, Ganga, B. Who recently became the first Sri Lankan cricketer to achieve double century in one-day international, Pathum Nissanka, D. अगला सवाल है who was recently sworn in as Chief Justice of Meghalaya High Court, Justice S. वैद्यनाथन, हाँ आगे बढ़ना ही नहीं है, ए बिल्कुल सही है, इतना श्योर हो जाना चाहिए। वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11th February को। कौन सी कंट्री है, इन विच कंट्री इज दी सोनम लोसार सेलिब्रेटेड बाय दी तमांग कम्युनिटी, ऑप्शन ए नेपाल है, मतलब सही है, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये कहता है कि किसे ऑनर किया गया विद द प्लाक एट द आइस पैलेस एट यंगफ्रॉ कॉच, तो जॉर्ज, तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लाक, नीरज चोपड़ा। पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया BAPS टेम्पल, कौन सी सिटी में UAE की, आबू धाबी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है KPB नाम्बियर अवार्ड 2024, हु वाज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड बाय द IEE केरला, S. सोमनाथ जी। For which literary work did Usha Kiran Khan receive the Sahitya Akademi Award? Option A. भामती एक
अविस्मरणीय प्रेम कथा. Which Indian Premier League IPL team is Katrina Kaif now associated with as a brand ambassador? Chennai Super Kings. Which Indian state police force has become the first in the country to use drones for launching tear gas devices? हमने पढ़ा था ना, हरियाणा पुलिस. What initiative did UAE undertake to support open source artificial intelligence? Falcon Foundation. Under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, how many units of electricity are provided free to households every month? 300 यूनिट. अगला सवाल है ताज महोत्सव की थीम संस्कृति एंड समृद्धि. अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू 2023 बर्गंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 लिस्ट कौन सी कंपनी है जो होल्ड करती है पोजीशन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी इन इंडिया? ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. बस इतना श्योर हो जाओ कि आगे देखना ना पड़े, बट फिर भी चारों ऑप्शन देखने चाहिए. बट ऑप्शन ए आंख बंद करके ऐसे आंसर आने चाहिए आपके पास. ये है क्वेश्चन ऑफ द डे. कमेंट सेक्शन में बताइएगा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज वायलेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो ये सेशन था आपका. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.